विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास इस ऐच्छिक पेपर नंबर 14 को देख रहे हैं। इसके पूर्व हमने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत सर्वप्रथम पाठ्यक्रम को देखा। पाठ्यक्रम के पश्चात पाठ्यक्रम के अंतर्गत से पहला अध्याय या भाग जो आधुनिक काल की परिस्थितियां थी उन्हें देखा। उसके ऊपर हमने प्रकाश डाला। अब हम जो है तो आधुनिक काल की काव्य साहित्य के और क्या है बढ़ने वाले हैं। तो देख लीजिए आप, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के काव्य साहित्य को जब हम प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम आदिकालीन साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये जो पितामह होने के साथ ही साथ उन्हीं के नाम से जो है काव्य का कविता का जो है तो प्रथम युग भारतेंदुकालीन कविता के नाम से क्या है प्रारंभ होता है। आप लोगों को आने वाले सालाना एग्जाम में हो सकता है कि भारतेंदु युगीन कविता के ऊपर नाना प्रकार के प्रश्न पूछे जाए। तो आप स्मरण में रखिए किस प्रकार के सवाल आएंगे, कैसा आंसर आपको लिखना है और किस प्रकार से उसे जो है तो आपको महत्व देना है। तो आपको इस जो काव्य साहित्य की जो युग है या हमें दिखाई देता है कि ये जो कालखंड है या ये जो पीरियड है, इसे जब हम देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतेंदु युगीन कविता जो है वो क्या है महत्वपूर्ण है। तो मैं एक सवाल के बारे में बात कर रहा था। इस प्रकार का सवाल आपको आ सकता है कि भारतेंदुकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए या उस पर प्रकाश डालिए, या भारतेंदुकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का मूल्यांकन कीजिए, या अपने शब्दों में उस कालीन प्रवृत्तियों को प्रकट कीजिए, या भारतेंदुकालीन प्रवृत्तियों ने देश की समस्याओं की ओर जनता का ध्यान किस प्रकार से आकृष्ट किया था, इस तथ्य की समीक्षा कीजिए। या हमें दिखाई देता है कि परिस्थितियां या प्रवृत्तियां या विशेषताओं के रूप में भी उसे जो है तो क्या है वे पूछ सकते हैं। यानी भारतेंदुकालीन कविता ये जो है आधुनिक काल की जो है तो क्या है पहली सीढ़ी है। और मैंने आपको बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है आधुनिक काल के पितामह है, और उन्होंने हर साहित्य विधा पर जो है तो क्या है कलम चलाई हुई है। तो जाहिर है उनसे ही इसका प्रारंभ होने वाला है। तो देख लीजिए काव्य साहित्य के अंतर्गत भारतेंदु कालीन जो है तो कविता जो है उसको हम यहाँ पर क्या है शुरू कर रहे हैं। और उसकी जो है तो परिस्थितियां कहिए आप या प्रवृत्तियां कहिए उस पर भी प्रकाश डालने वाले हैं। तो काव्य साहित्य का पहला जो है तो उप पॉइंट हम यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु काल का आरंभ उस समय हुआ जब रीतिकालीन कविता का कानन उजड़ चुका था। हमने इससे पूर्व देखा पंचम सत्र के अंतर्गत आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल। अब षष्ठम सत्र में हम आधुनिक काल देख रहे हैं। ये तीनों कालों से हम पहले ही क्या वाकिफ है, ये तीनों की हमें सामान्य जानकारी है ना। अब ये जो है तो चौथा काल है जो महत्वपूर्ण काल है, तीनों कालों की तुलना में अकेला काल है। तो उसके बारे में जो है तो हम प्रकाश डाल रहे हैं खास करके भारतेंदुकालीन कविता पर। तो यहाँ पर भारतेंदु काल के प्रारंभ के पूर्व की स्थिति जो थी जिसको हम कहेंगे रीतिकालीन कविता, उसका कानन क्या है, उसका जंगल जो तो उजड़ चुका था, वीरान हो चुका था। रीतिकाल के कवि का कोकिल कंठ और रुद्र सा हो गया था। ये बदलते काल की परिणति थी, है ना। क्योंकि उस समय में ढेर सारी जो है तो रचनाएं, फुटकल रचनाएं थी। उस समय रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त इस प्रकार के प्रवाह थे। उस समय बिहारी लाल जैसे जो है तो क्या है एक एक स्वर्ण मुद्रा पर एक एक दोहा लिखने वाले कवि थे।
है ना। उस समय श्रृंगार की उसकी जो है तो बातें बड़े पैमाने पर नजर आती थी। तो इस तमाम बातें ये होने के कारण हमें दिखाई देता है कि वो मामला अब जो है तो आधुनिक काल में नहीं था। खास करके हमें दिखाई देता है भारतीय हिंदुकालीन साहित्य को जब हम देखते हैं तो इसमें वो भी काव्य साहित्य में इसको जो है तो कोई स्थान नजर नहीं आता। इस काल का साहित्य बहुत हद तक आधुनिक काल का संधि साहित्य है। इसमें प्राचीन तथा नवीन परंपराओं का संरक्षण हुआ है। कविता के क्षेत्र में इस काल में जहाँ नवीन का मोह है, वहाँ प्राचीन का आग्रह भी है। श्रृंगार और लीला वर्णन के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक विषय का समावेश पहली बार इस काल के साहित्य में हुआ है। अब पहला साहित्य कैसा था? राजा दरबारी, है ना, राज दरबार से। और उस समय में सब क्या है, राज कवि कवि हुआ करते थे, कवि राज नहीं हुआ करते थे, है ना। तो उससे हट के ये साहित्य था। यहाँ श्रृंगार वगैरह लीला वर्णनती राजा को महाराजा को जिसके आश्रय में ये कवि है, जो आश्रय दाता है, उनको खुश करने का क्या है कार्य वहां पर हुआ होता था। और राजनीति के खिलाफ वो कुछ लिख नहीं पाते थे। और सामाजिक व्यक्ति को या सामान्य व्यक्ति को भी उसमें क्या है इतना विशेष महत्वपूर्ण स्थान इससे पहले के जो है तो कालों में नहीं दिखाई देता है। ये आधुनिक काल ही एक ऐसा काल है कि इसमें आम व्यक्ति को और यथार्थ चित्रण को महत्व प्राप्त हुआ है। अतः भारतीय हिंदुकालीन साहित्यकार जहाँ एक और प्राचीनता का प्रेमी है, तो वो दूसरी ओर आधुनिकता का भी सूत्रधार है। प्राचीन हमारी संस्कृति को भूल के नहीं चल सकता। मैथिली शरण गुप्त ने एक स्थान पर कहा था, हम क्या थे क्या हो गए न जाने क्या हो गए, है ना। हमारे पास तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय वगैरह थे। ज्ञान के दरवाजे हमारे लिए सारी दुनिया के लिए खुले थे। लेकिन आज हालत ये है कि हम एक्सपोर्ट वगैरह यूनिवर्सिटी भाग रहे हैं, देश विदेश जा रहे हैं ना। ये हमारी प्राचीनता को भी उन्होंने महत्व दिया और साथ ही साथ आधुनिकता को हमें जमाने के साथ चलना है तो उसको भी अपनाने का कार्य किया। वो तात्कालीन समस्याओं के प्रति जागरूक है। उसके काव्य में राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति भी है। अब देख लीजिए, हिंदुस्तान आजादी के पहले मैंने आप लोगों को बतलाया राजनीतिक परिस्थिति देखते समय कि वो अलग 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 जो टुकड़ों में बटा हुआ था, है ना। छोटे छोटे छोटी रियासतें राज्य थे और 5-50 गांव को ये लोग जो है तो क्या है अपना मुल्क और अपना राजा घोषित कर लेते थे। और एक प्रभु सत्ता, केंद्रीय सत्ता का वहां क्या है अभाव था। तो उस काव्य में राजभक्त भी लोग थे। आज भी मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक बार हमारे भाई साहब के गांव सातारा गया। वहाँ जो है हमारे छत्रपति उदयन राजे भोसले जो है वो शिवाजी महाराज के क्या है 13वें या 16वें, मेरे स्मरण में नहीं आ रहा बराबर, वंशज है। और वहाँ की सारी प्रॉपर्टी जब आप देखते हैं तो सब में पहले जो है तो क्या है वहाँ 32 ग का जो है तो महसूल का कानून है। छत्रपति उदयन राजे भोसले और बाद में नीचे कुल। आज भी वहाँ के वो जो है तो प्रॉपर्टी के मालिक है। आज भी वहाँ की जो है तो रियाया जो है तो क्या है हमें दिखाई देता है कि आज़ादी के इतने साल के बाद भी राजा को मानती है, महाराज को मानती है। यानी कि यही बात यहाँ पर भी क्या है इस काव्य साहित्य में भारतीय हिंदू के क्या है हमें देखने के लिए मिलती है कि वहाँ पर जो है तो उनके काव्य में राजभक्ति के साथ साथ क्या है देशभक्ति भी है। और देश के लिए मरने मिटने वाले की भी क्या कोई कमी नहीं है। हम देख रहे आए दिन जो है तो बॉर्डर पर, सीमा पर, हमारे देश की सरहद पर जो है तो क्या है जवान शहीद हो रहे हैं और मुंहतोड़ जवाब दुश्मनों को दे रहे हैं, उनसे लोहा ले रहे हैं। उसके साथ ही साथ देख लीजिए भारतीय हिंदू की काव्य साहित्य के अंतर्गत आप देखते हैं तो पता चलता है कि महारानी विक्टोरिया की और एक प्रशंसा की गई है, तो दूसरे और अंग्रेज राज्य के शोषण को भी उजागर किया गया है। यानी कि जहां इन्होंने अंग्रेजों ने अच्छा कार्य किया वहां उनको सराखों पर लिया गया, और जहाँ शोषण का काम किया गया वहां उन्हें जो है तो क्या है बख्शा भी नहीं गया। इसी प्रकार इस काल में एक और अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा की गई है, तो दूसरी ओर उसके द्वारा चलाए गए शोषण, अन्याय और अनाचार का घोर विरोध भी किया गया हुआ साहित्य में देखने को मिलता है।
यह उस काल की राजनीति थी। इसीलिए समय समय पर इन कवियों ने अंग्रेजों की प्रशंसा की, किंतु साथ ही साथ देशभक्ति वो राष्ट्रगीत के गीत भी गाए और अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह भी जो है तो किया। इतना ही नहीं, वो विद्रोह को प्रज्वलित करने वाले महत्वपूर्ण कार्यों में भी क्या है योगदान करते रहे। और इस काल के साहित्य रचयिताओं ने हमें दिखाई देता है कि इसी आधार पर भारतेंदुकालीन साहित्य की क्या है प्रवृत्तियां भी हम देख सकते हैं। किस प्रकार का भारतेंदु युगीन काव्य साहित्य में जो है तो हमें दिखाई देता है कि मामला था, माहौल था, उसकी पार्श्वभूमि या उसका प्रकथन या उसकी जो है तो क्या है स्थिति को मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा। और हमें जो है तो भारतेंदुकालीन कविता या भारतेंदुकालीन साहित्य को देखना है, काव्य साहित्य को, तो उसकी जो है तो क्या है परिस्थितियों के ऊपर या प्रवृत्ति के ऊपर भी क्या है चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है। लगभग मुझे लगता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य के अंतर्गत एक 8-9 जो है तो क्या है प्रवृत्तियां हैं, उस पर हम प्रकाश डालते हैं। तो ये जो है तो हमारा भारतीय युगीन साहित्य का जो है तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय ने हमारे स्नातक पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हिस्सा रखा था और जिसे आप लोगों को जो है तो हमें बतलाना था, वो क्या है समाप्त हो जाएगा। लेकिन किंतु फिर वही बात यहाँ पर उभर कर आ रही है, मुझे फिर से ऐसा महसूस हो रहा है कि हम भारतेंदुकालीन काव्य साहित्य को इस 1 घंटे में पूरा करने में क्या है जो है तो उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इस घंटे के अंतर्गत जितना होता है उतना हम जो है तो पूरा करने का कार्य करेंगे, उसको लेकर चलेंगे, उसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मैं आप लोगों को जो है तो क्या है भारतीय युगीन काव्य के कुछ प्रमुख बातों को सामने रखने के बाद उनकी जो है तो क्या है प्रवृत्तियों को सामने रख रहा हूँ। एक एक पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, उस पर हम चर्चा विनिमय करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि चलते चलते आप यदि रनिंग नोट्स के द्वारा या चलते चलते लिख कर लेते हैं तो आपके लिए समझने के लिए ये क्या है बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर आप लगभग 1 पेज लिख सकते हैं। आंसर लिखने के लिए भी क्या आपको सुविधा प्राप्त होने वाली है। तो लिख दीजिए आप इनकी भारतेंदुकालीन काव्य साहित्य के प्रवृत्ति में नंबर 1 की प्रवृत्ति है देशभक्ति और राजभक्ति। क्या है देशभक्ति और राजभक्ति? तो इसका मैं यहाँ जो है तो का स्थूल चर्चा यहाँ आप लोगों के सामने स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। देख लीजिए किस प्रकार की भारतेंदुकालीन काव्य के अंतर्गत ये जो है तो साहित्य का वैशिष्ट्य रहा है और साहित्यकारों ने राजनीति के अनुरूप साहित्य में देशभक्ति और राजभक्ति का चित्रण किया हुआ है, वो हम यहाँ पर सुस्पष्ट रूप से स्पष्ट करने वाले हैं। तो भारतेंदु जैसे साहित्यकारों ने अंग्रेजों की निंदा भी की है। इतना ही नहीं तो कई स्थलों पर अंग्रेजों के शोषण का प्रभावी निरूपण भी किया है। देश की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक अधपतन को देखकर इन रचनाकारों ने अतीत के गौरव के साथ साथ देश की स्थिति और गति का मार्मिक चित्रण भी किया हुआ है। उदाहरण स्वरूप निम्न छंद मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रकट कर रहा हूँ। ऐसे ढेर सारे छंद है, सभी मैं यहाँ पर नहीं बतला सकता, केवल आपको समझते हुए और इसकी जो है तो प्रवृत्ति की खूबी आपके समझ में आने के लिए एक उदाहरण स्वरूप एक छंद की पंक्ति यहाँ पर देते हुए देशभक्ति और राजभक्ति के इस जो है तो क्या है उप पॉइंट को या इस एक नंबर 1 की जो है तो प्रवृत्ति को क्या है समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देख लीजिए किस प्रकार का मार्मिक चित्रण यहाँ पर हुआ है। भीतर भीतर सब रस चूस, कैसा है देख लीजिए। भीतर भीतर सब रस चूस, बाहर से तन मन धन चूसे। यानी कि भीतर भीतर सब रस चूस, बाहर से तन मन धन चूसे, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सकी, साजन नहीं अंग्रेज। यानी कि अंग्रेज हमारे क्या है दोस्त नहीं है। वो क्या कर रहे हैं फिर से एक बार सुन लीजिए, यदि लिख सके तो लिख लीजिए कि भीतर भीतर सब रस चूस, बाहर से तन मन धन चूसे, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सकी,
साजन नहीं अंग्रेज। ने भारतेंदु ने अपनी कविता में विदेशी वस्तुओं के व्यवहार पर शोभ प्रकट किया हुआ है, और किस तरह से वो जो है तो हमें चूस रहे हैं, हमें जो है तो हमारा शोषण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अंदरूनी भी कर रहे हैं और भारी तन मन धन से भी क्या है हमें कमजोर कर रहे हैं। इनके बातों पर जाना उचित नहीं है, क्योंकि ये हमारे क्या है, साजन नहीं है अंग्रेज, दोस्त नहीं है। इस प्रकार की जो है तो पंक्तियों से उन्होंने जो है तो उनके जो है तो देशभक्ति को व्यक्त करते हुए, राजभक्ति को व्यक्त करते हुए अंग्रेजों के ऊपर करारा क्या है, व्यंग्य क्या हुआ है। देश की जागृति के लिए इससे इससे बार बार प्रार्थना या वंदना की है। कुछ छंदों में इसमें देश के जागृति के लिए इस यानी ईश्वर से, भगवान से बार बार वो क्या है प्रार्थना एवं वंदना भी करते हैं। कुछ एक आलोचकों ने तो इस काल की राष्ट्रीयता पर सांप्रदायिकता का दोष लगाया है। अब देखिए, आलोचक है, विद्वान है, जहाँ भी विद्वान है वहां मत मतांतर है, सब अपने अपने मत क्या है प्रकट करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करना, वंदना करना अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, लेकिन उसको एक विशिष्ट संप्रदाय का क्या है उसके ऊपर उन्होंने जो है तो बैनर लगा दिया, जो उचित सा नहीं लगता। और भारतेंदुकालीन साहित्यकारों ने अपने सच्चे हृदय से राष्ट्र की प्रगति, वो देशभक्ति के गीत गाए हैं। उन पर सांप्रदायिकता लेबल लगाना उचित नहीं लगता, यकीनन उचित नहीं लगता, क्योंकि पूरे भारतेंदुकालीन साहित्य के और उन भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो तो समकालीन साहित्यकारों के साहित्य पर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि निश्चित इन्होंने देशभक्ति और राजभक्ति को ही क्या है सराहा हुआ है, उसी को लेकर वो आगे बढ़े हुए हैं। उन पर टिप्पणी करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है, और ये लेबल उन पर लगाया हुआ ठीक नहीं है। अब देख लीजिए, मैंने आप लोगों को भारतेंदु कालीन जो तो काव्य साहित्य है उसमें की जो तो पहली प्रवृत्ति आप लोगों के सम्मुख रखी, और वो यह थी देशभक्ति और राजभक्ति। अब दूसरी प्रवृत्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं, लिख लीजिए इसे भी, अच्छा होगा। आपके पास अगर पॉइंट रहता है तो आप स्मरण में रखते हैं, तो मुझे लगता है कि 5-6 पॉइंट भी लिख लिए और प्रवृत्तियों पर कोई सवाल आ जाता है तो दीर्घकालीन सवाल पर आप उसको क्या है अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। तो देखिए, प्राचीनता और नवीनता का समन्वय, मैंने प्रारंभ में आप लोगों को बताया, सुमित्रानंद पंत जी की भी पंक्ति का उल्लेख किया था कि हमारा ये देश महान देश है। हमारे देश में तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविख्यात जो तो विश्वविद्यालय थे। सारी दुनिया हिंद की ओर, हिंदुस्तान की ओर क्या है ज्ञान दान के लिए जो है तो आया करती थी। आज स्थिति क्या है, बदल गई भी है। प्राचीन भारत क्या है, प्राचीनता क्या है, और हमारे प्राचीनता में से हमें दिखाई देता है कि स्वामी विवेकानंद जैसे महानुभव भी हमारे पास है, जो अमेरिका के शिकागो में जाकर सर्वप्रथम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहनों कहकर जो है तो एक हिंदुस्तानी व्यक्ति अमेरिकन लोगों को संबोधित करता है, और लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, भाई ये तो कौन है, हम तो इसे जानते भी नहीं और हमें भाई बहन कह रहा है ना। तो ये हमारी प्राचीनता है। प्राचीनता के साथ नवीनता का, क्योंकि जमाने के साथ चलने के लिए क्या है हमें जो तो अनुकरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारतेंदुकालीन साहित्यकारों ने एक और अपने साहित्य में नवीन सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया, तो दूसरी ओर प्राचीन परंपरागत वर्णन शैली के प्रति मोह नहीं छोड़ा। इस काल में जहाँ देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति तथा समाज सुधार आदि नवीन विषयों का समावेश हुआ, वहाँ भाषा, भाव और छंद की दृष्टि से प्राचीनता का समन्वय भी किया गया। इस काल के रचिताओं ने जन जागृति के गीत गाए, लिखे। पुराने कवियों की तरह भक्ति के पद भी, लीला गीतों का गान भी
यहाँ तक कि रीतिकालीन कवियों के समान नायिका नक्श का वर्णन भी किया हुआ है। इस काल में सुक्ति काव्य और उपदेश परक काव्य भी लिखे गए हैं। यह काल ही एक प्रकार से प्राचीन वो नवीन का समन्वय का काल है। काव्य की दृष्टि से आप देखते हैं तो हमारे जो पहले जो कवि हुआ करते थे वो किस तरह से छंदबद्ध रचनाओं का निर्माण करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। लेकिन गद्य से पूर्व जो पद्य का मामला हमारे सम्मुख आता है तो उसमें भी क्या है, आचार्य कवि जो है, आचार्य कवि जो है छंदबद्ध रचना छंदों में लिखने वाले जो है ये प्राचीन थे। और आजकल जो है तो आधुनिक काल में हम देख रहे हैं कि क्या है, छंद मुक्त रचनाएं चल रही है ना। तो यहाँ पर आधुनिक काल में छंदबद्ध के साथ ही साथ छंदबद्ध रचना के साथ साथ क्या है, छंद मुक्त काव्य भी आया हुआ है। और उसमें पुराने जैसे पद थे, जैसे कबीर ने, बिहारी ने, तुलसी ने, जायसी ने, है ना, लिखे थे। इस प्रकार के पद बद्ध रचनाएं भी है, लीला भी है, और गीतों में गान भी है, गेय भी है। इतना ही नहीं तो उसमें तरन्नुम भी है ना। रीतिकालीन कवियों के समान नायिकाओं का नक्शिक वर्णन भी है। जैसे बिहारी के दोहों को हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो नायिका का पैरों के नाखून से लेके सर के बाल तक नक्शिक वर्णन, 16 श्रृंगार का वर्णन करते हैं। तो इस काल की भी जो है तो क्या है, यहाँ पर जो है तो रचनाओं में जो है तो श्रृंगार नक्शे वगैरह वर्णन का भी जो है तो आविर्भाव हुआ है। और काव्य इसमें भी लिखे गए हैं। और साथ ही साथ हमें दिखाई देता है नवीन विषय वस्तु भी जो है तो कविता में आई भी। अब नवीन तो हम क्या है, अब आधुनिक काल देख रहे हैं। इससे पूर्व हमने जो है तो द्वितीय वर्ष के अंतर्गत लंबी कविता, है ना, हिंदी साहित्य की लंबी कविताएं लिखी है। उसमें निराला, मुक्तिबोध, अमुक तमुक, धुमिल, है ना, ये जो विद्वानों को जब हम देखते तो उनकी कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी कविता है। अब वो मुक्तिबोध की लंबी कविता का ही उदाहरण दे दीजिए ना आप, अंधेरे में। मैं स्वयं जो है तो क्या है, 2 महीने तक अंधेरे में था। इतनी लंबी कविता है और उसे पढ़ते रहा, कुछ समाप्त हो रही नहीं, उसे समझने की कोशिश कर रहा। तो कहने का तात्पर्य है कि प्राचीनता और नवीनता का समन्वय यहाँ पर काव्य में बड़े पैमाने पे क्या है, देखने के लिए मिलता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो है, भारतीय काव्य की जो है तो प्रवृत्ति के अंतर्गत का समाप्त हो जाता है। मैं अंतिम पॉइंट, तीसरा पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ इस पीरियड के अंतर्गत का। और उसे जो है तो क्या है, हम, हाँ, भारतीय कालीन काव्य की जो है तो प्रवृत्तियों को रुकाते हुए जो है तो क्या है, अगले घंटे में वो बाकी के जो प्रवृत्तियां शेष रह जाती है उसे देखेंगे। इतना अंतिम तीसरा पॉइंट देखकर यहाँ पर क्या है, मैं रुकने वाला हूँ क्योंकि समय की सीमा है। जनजीवन का चित्रण। अब भारतीय हिंदू काल का एक खास वैशिष्ट्य है कि इस काल में जितने भी सृजक राज आश्रय में नहीं थे, अतः उनका साहित्य राज आश्रय में न पलकर जनमानस की गोद में पला हुआ है। अब पहले हमने रीतिकाल तक देखे, आदिकाल में देखे, है ना, आदिकाल में खुसरो वगैरह इनको देखते हैं हम। खड़ी बोली के ये भी पहले कवि माने जाते हैं ना। तो खुसरो को उनको देख लीजिए, उनके पहलियों को, उनके मुखरियों को देख लीजिए। वो खड़ी बोली के पहले कवि होने के साथ साथ ही क्या राज आश्रित कवि थे। भक्ति काल में आ जाइए आप, वहां पर भी यही मामला देखने के लिए मिलता है ना। कि उसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि राजा टोडरमल के इसमें जो है तो तुलसीदास वगैरह जो भक्ति का हो गया ना। तो रीति काल में तो क्या है, पूछिए मत। आश्रयदाता कवियों की क्या है भरमार थी। और उसका एक उदाहरण बोल के मैंने आप लोगों के सम्मुख जो है तो बिहारी राज जी को रखा हुआ था। तो ये आधुनिक काल का जो काव्य था वो राज आश्रित नहीं था। वो राजा के
आश्रय में या राजा की जी हुजूरी में या राजा की जो है तो क्या है खुफिया बयान करने में, राजा से तनख्वाह पाने के कारण राजा के अधीन होकर जो उसके मन मौज के हिसाब से साहित्य निर्मित होता था वो नहीं था। तो ये कैसा था, जनमानस की गोद में पला हुआ साहित्य था। इसके साहित्य की जनवादी प्रवृत्ति सुधार में और जन सामान्य के जीवन में क्या है चित्रण में निहित हुई है। और जन सामान्य के किसी राजा विशेष को नहीं, क्योंकि आधुनिक काल के बाद हमें दिखाई देता है राजाओं का भी महत्व कम हो गया। राज आदि के बाद तो क्या है वो नाम शेष ही हो गया। और इस साहित्य का ये भी विशेष है कि वो केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मानव मात्र की एकता, समानता और बंधुत्व की भावना का साहित्य रहा। यहाँ पर इंसान को इंसान समझने वाला, मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाला, एकता, समानता और बंधुता, स्पृश्य अस्पृश्य नहीं है, स्त्री पुरुष भेदभाव नहीं है, है ना। और धर्म में जो है तो क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब क्या है भाई भाई, ये बंधुत्व का यानी कि मामला यहाँ पर बड़े पैमाने पे देखने के लिए मिला। इस काल के सजग साहित्यकारों ने सामाजिक कुप्रथाओं, धार्मिक मिथ्याचार, छल कपट, स्वार्थपरता आदि विषयों पर अत्यंत स्पष्ट और खुलकर अपने विचारों को क्या है व्यक्त किया हुआ है। अब कुप्रथाएं तो पूछिए मत, इतनी चढ़ रही थी कि पूछो मत। कुप्रथाओं के साथ ही साथ यदि आप देखें तो पता चलता है कि धार्मिक मिथ्याचार भी, कि भाई आडंबर, ढोंग ढकोसले, दिखावा, पंडित मुल्ला के जो मामले थे वो, छल कपट, स्वार्थ की नीति, इनका क्या है उन्होंने खुल खुल के जो है तो विरोध किया। यहाँ पर जमींदार एवं राजा रजवाड़े की स्वार्थता पर भी क्या है कटु आलोचना की गई। और हमें दिखाई देता है भावे के नेतृत्व में भी एक आंदोलन चला और कुछ जमींदारों ने अपनी जमीन को जो है तो भूदान आंदोलन के अंतर्गत अपने ही मन से क्या है गरीब गुरबा को दे दी। और इनकी भी आलोचना हो गई, यहाँ पर हो गई। इतना ही नहीं तो पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगे हुए शिक्षित वर्ग पर भी क्या है करारा व्यंग्य किया गया। अब हमने देखा मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारखाने में पढ़े लिखे जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त शिक्षित वर्ग जो था वो किस प्रकार का था, और अंग्रेजों ने शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार की चाल चली थी, है ना। उन पर भी यहाँ पर करारा व्यंग्य किया गया है। पुलिस और शासकीय कर्मचारियों के प्रति भी जन सामान्य की जागृत किया गया। और देश की दुर्दशा, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण और अनेक सामाजिक प्रश्नों द्वारा जन चेतना को जगाने का प्रयास भी किया गया। इस काल के कवियों ने अपने कविता में यथार्थ और वास्तविकता के चित्रण के साथ ही साथ प्राचीन संस्कृति के गौरव और आदर्श भी प्रस्तुत किए। इस प्रकार समन्वय अन्यत्र दुर्लभ है। देख लीजिए जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो समन्वय देखने के लिए मिलता है और जनजीवन का जो चित्रण किया हुआ देखने मिलता है, लेकिन अन्य स्थान पर इस प्रकार का देखने हमें मिलना असंभव है। हम जो है तो आज प्रवृत्ति के 3 भाग देखने के बाद या बाकी का भाग जो है तो बाद में देखने वाले हैं और यहाँ रुक जाते हैं।